जिनोवा नमस्तस्मै। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदन। उपस्थित सभी जैज के प्रोफेसर स्कॉलर्स, हमारा सन्मति तर्क प्रकरण का स्वाध्याय चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने व्हाट इज नॉलेज, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द सोर्स ऑफ नॉलेज, इन सब पर चर्चा की। और वेस्टर्न फिलोसफी, जैन फिलोसफी के संदर्भ में और इंडियन फिलोसफी के संदर्भ में ज्ञान मीमांसा को जाना। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जैन एपिस्टेमोलॉजी, जैन ज्ञान मीमांसा को जाना। आज हम चर्चा करेंगे जो ज्ञान है, जो 5 ज्ञान है, उसका डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके संदर्भ में आचार्य सिद्ध सेन ने सन्मति तर्क प्रकरण में किस प्रकार दर्शन और ज्ञान, मति और शुद्ध का अभेद, अवधि और मनोप्रयोग ज्ञान का अभेद, केवल ज्ञान और केवल दर्शन का अभेद उन्होंने कैसे सिद्ध किया, इसको हम हाईलाइट करेंगे। आज के लेक्चर में हम हाईलाइट करेंगे मति ज्ञान और उसके जो भेद प्रभेद है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के आलोक में दर्शन और ज्ञान अपने आप में उनका क्या महत्व है, इन सब पर चर्चा करेंगे। Let us have a bird eye view of today's lecture. First of all, I am going to discuss on the difference between the darshan and gyan, then process of acquiring knowledge. कोई भी ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो प्राप्त करने की कुछ स्टेप्स होते हैं। उन कौन से स्टेप्स है उस पर हम चर्चा करेंगे। अवग्रह या अवाय धारणा, इन पर। और मति ज्ञान और एम्पेरिकल नॉलेज, जो फर्स्ट नॉलेज ज्ञान का प्रकार है, मति ज्ञान या उसको बोलते हैं अभिनिबोधिक ज्ञान, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद मति ज्ञान के 2 भेद है, शुद्ध निश्चित और अशुद्ध निश्चित मति ज्ञान, इस पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दर्शन शब्द के, दर्शन और ज्ञान में जो अंतर है उसको हम समझेंगे। दर्शन के जो शब्द के 3 प्रयोग प्राप्त होते हैं। एक घट दर्शन इत्यादि व्यवहार में, चाक्षुष ज्ञान अर्थ में। अगर मैं घट दर्शन बोलती हूँ ना, मैं घड़े को देखना, किसके द्वारा देखेंगे? आंखों के द्वारा। यहाँ पे चाक्षुष ज्ञान के अर्थ में दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ है, घट दर्शन। और सेकेंड में आत्मदर्शन, हम व्यवहार में बोलते हैं भाई आत्मदर्शन हुआ, इसका मतलब आत्म साक्षात्कार के अर्थ में वहां पे दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ है। जब हम न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन आदि की बात करते हैं, वहां पर दर्शन का मीनिंग है फिलॉसफी। तो यहाँ पर ये जो 3 अर्थ है, उसकी तो हम चर्चा आगे कभी करेंगे। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दर्शन शब्द का हम किस संदर्भ में ले रहे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। जैन दर्शन में दर्शन शब्द के 2 अर्थ प्रसिद्ध है जो अन्यत्र कहीं नहीं है। पहला है दर्शन का तात्पर्य सामान्य अवबोध, जनरल नॉलेज, ठीक है ना, अभेद दर्शन। हम कोई भी चीज को देखते हैं, बहुत सारे मुमुक्षु बैठे हैं, बहुत सारे श्रावक श्राविका बैठे हैं, बहुत सारे यहाँ पे कंप्यूटर्स है। जो अभेद दर्शन होता है, सारे कंप्यूटर है, सारी घड़ियां है, सारे टेबल है, सारे चेयर है, ये जो अभेद दर्शन होता है वह भी एक दर्शन का सामान्य अवबोध है। एकाकार की प्रतीति, सब में एक सिमिलर वस्तुओं में जो एकाकार की प्रतीति होती है वह दर्शन के माध्यम से होती है। अब दूसरा दर्शन का मीनिंग क्या है, जो आचार्य उमा स्वाति ने तत्वा सूत्र में दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। उस संदर्भ में अगर हम देखें तो दर्शन की परिभाषा होगी जिसके द्वारा, जिससे और जिसके होने पर पदार्थ पर श्रद्धा की जाती है। दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, क्षयोपशम या उपशम, ये दर्शन है। दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय आदि से होने वाला जो तत्व श्रद्धा रूप आत्म परिणाम है वह दर्शन है। यहाँ पर हम पहला जो अर्थ है ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में, सामान्य अवबोध, अभेद दर्शन, एकाकार की प्रतीति के संदर्भ में हम दर्शन शब्द को समझेंगे। अब ज्ञान और दर्शन में क्या अंतर है? दर्शन का अर्थ है मात्र देखना नहीं है। दर्शन का अर्थ है एकता या अभेद का बोध, सामान्य अवबोध, जनरल नॉलेज। जो हमें बहुत सारी चीजें हैं उनमें एकता का जो बोध कराता है, जनरल नॉलेज जो होता है वो है दर्शन। ज्ञान का अर्थ अनेकता या भेद को, विशेष को जानना। अब ज्ञान में हम यथार्थ बोध है सम्यक दर्शनम, यथार्थ ज्ञानम सम्यक ज्ञानम। तो यहाँ पे जो हम ज्ञान करते हैं वहां पे विशेष को जानते हैं, उसमें भेद आ जाता है।
जहां केवल अभेद, मैं केवल मुमुक्षु की बात कर रही हूँ। जब भेद होता है, भाई मुमुक्षु भी एक स्त्री है, पुरुष है, ठीक है ना, तो भेद हो गया। तो जहां हम विशेष को जानते हैं वो ज्ञान हो जाएगा, जहां सामान्य अवबोध होता है वह दर्शन हो जाएगा। ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए जैन दर्शन में, और दर्शन के 4 प्रकार, मति, श्रुत, अवधि, मनोप्रयोग, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4 दर्शन की बात आती है। जब ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में हम देखते हैं, नंदी सूत्र, जो 32 आगमों में एक सूत्र है, नंदी सूत्र, जो मूलागम है, उसमें नंदी सूत्र में 5 ज्ञान के बारे में, परिवर्तन उसकी क्षमता जानी जाती है। हम कोई भी जनरल नॉलेज करते हैं, उसके पीछे क्या हमारा आवृत ज्ञान है। हमारा सभी का ज्ञान क्या है, ज्ञानावन दर्शनावनी मोहनीय कर्म से आवृत है। जो आवृत ज्ञान है उसकी क्षमता जनरल होती है, लेकिन जो अनावृत ज्ञान है उसकी जो क्षमता है वह विशिष्ट होती है। वहां पर ज्ञान पहले होता है। तो यहाँ पे शुद्ध ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान जो भेद है, विशेष को ही जानते हैं, इसलिए उनका दर्शन नहीं होता है। जैसे है ना, शुद्ध ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान, ये भेद प्रधान है, तो ये विशेष को ही जानते हैं। शुद्ध ज्ञान एक एक शब्द के एक एक अर्थ को जानता है, एक एक वाक्य के पूरे अर्थ को जानता है। और मनोप्रयोग ज्ञान भी विशिष्ट साकार अवबोध में, साकार उपयोग में ही होता है, इसलिए विशेष को ही जानते हैं। इसलिए मनोप्रयोग दर्शन नहीं होता है, शुद्ध दर्शन नहीं होता है। अब दर्शन और ज्ञान का क्रम क्या है? बहुत से जन बोलते हैं दर्शन पहले होता है ज्ञान बाद में होता है, कोई बोलते हैं ज्ञान पहले होता है दर्शन बाद में होता है। अब है क्या वास्तव में? ज्ञान का सूक्ष्म प्रयत्न होते होते असंख्य क्षणों में द्रव्य की सामान्य सत्ता तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद क्रमशः उसकी एक एक विशेषता को जानते हैं, ठीक है ना। दर्शन में क्या होता है, ज्ञान में हम सूक्ष्म तत्वों का जानकारी करते हैं, और दर्शन में सामान्य सत्ता का अवबोध करते हैं। इस प्रकार हमारा चक्षु अचक्षु दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में। हम चक्षु में आंख के द्वारा जो ज्ञान होता है, अचक्षु में चक्षु को छोड़कर, आंख को छोड़कर स्पर्श, रस, गंध आदि के द्वारा जो ज्ञान होता है वह अचक्षु दर्शन के अंतर्गत होता है। अब छद्मस्त सामान्य को जानकर विशेष को जानता है, जबकि केवली पहले साकारोपयोग तदुपरांत अनाकारोपयोग। अब यहाँ पे एक डिफरेंस जान लेना चाहिए कि जो छद्मस्त का जो ज्ञान है वह पहले सामान्य को ही जानेगा, उसके बाद ही विशेष को जानेगा। इसका मतलब दर्शन के बाद ज्ञान होगा। जबकि जो केवली है, जिन्होंने 8 कर्म क्षय कर दिए, संपूर्ण ज्ञानावनी कर्म का क्षय हो गया, दर्शनावनी कर्म का क्षय हो गया, मोहनीय कर्म का क्षय होगा, उनके द्वारा पहले साकारोपयोग होगा, अर्थात विशेष ज्ञान होगा, फिर दर्शन होगा। जीव सदैव लब्धि को ज्ञान में ही प्राप्त करता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जीव का स्वरूप क्या है, ज्ञानमय स्वरूप है। आत्मा क्या है, ज्ञान स्वरूप है। तो जीव और ज्ञान को अलग नहीं कर सकते, आत्मा और ज्ञान को अलग नहीं कर सकते। ये अभिन्न अंग है, ये लब्धि रूप में हर आत्मा में है, हर जीव में है, चींटी से लेकर हाथी तक की आत्मा में ज्ञान है। मतलब नंदी सूत्र में तो यहाँ आया, अक्षर से अनंतमो भागो निच्चु गाढ़े भवे। अक्षर का जो अनंतवा भाग का जो ज्ञान है, उतना सूक्ष्म ज्ञान तो निगोद आदि जितने भी जीव उनको भी रहता ही है। अगर ज्ञान ना हो तो जीव और अजीव में कोई डिफरेंस ही नहीं कर सकते हैं। तो केवल ज्ञानी मुक्त साकार, जो मुक्त है, केवल ज्ञानी है, वो क्या केवल साकारोपयोग में रहते हैं, केवल ज्ञान की अवस्था में होता है। अब केवल ज्ञान की दशा में ज्ञान पहले होता है, दर्शन बाद में होता है। अब हम चर्चा करेंगे जो 5 ज्ञान के संदर्भ में जो 32 आगम है, उनमें सर्वप्रथम कहाँ ज्ञान की चर्चा प्राप्त होती है। अब भगवती सूत्र में सर्वप्रथम हमें जो 8वां शतक है भगवती सूत्र का, उसमें 5 ज्ञान की चर्चा मिलते हैं। पंचवे नाने पन्नते, मई नाने स्वे नाने ओहि नाने मन पज्जव नाने केवल नाने। जब हम थानम सूत्र को देखते हैं, वहां उसके द्वितीय अध्याय में 2 प्रकार के ज्ञान की चर्चा मिलती है।
पच्छकम परोक्षम, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के अंतर्गत अवधि मानव प्रयोग केवल को प्रत्यक्ष के अंतर्गत लिया है। यहाँ पे प्रत्यक्ष का एक डिफरेंस समझ लेना चाहिए कि अन्य जैन दर्शन को छोड़कर अन्य जितने भी दर्शन है वो इंद्रिय और इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है उसको प्रत्यक्ष मानते हैं। और जैन दर्शन की विशेषता है कि अक्ष का मतलब यहाँ पे आत्मा, आत्मा के द्वारा जो डायरेक्ट ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होने वाले ज्ञान है, इसलिए इनको प्रत्यक्ष कहा गया। ये जैन दर्शन की एक टेक्निकल परिभाषा है प्रत्यक्ष की। अब परोक्ष, मति और शुद्ध, इनको परोक्ष के अंतर्गत लिया गया है। यहाँ पे परोक्ष का अर्थ है अक्ष, यहाँ पे अर्थ इंद्रिय के अर्थ में है। जहां इंद्रिय और मन के द्वारा ज्ञान किया जाता है वहां पर उसे मति ज्ञान, परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। तो आचार्य उमा स्वाति ने तत्वा सूत्र में पहले 5 ज्ञान की चर्चा की। आद्य परोक्षम, मति और शुद्ध को क्या है परोक्ष के अंतर्गत लिया, ठीक है ना। प्रत्यक्षम शेषम, जो अन्य अन्य जितने भी 3 ज्ञान है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत लिया। अब थर्ड भूमिका जो नंदी सूत्र में प्राप्त होती है उसमें ज्ञान की जो 2 भेद किए गए हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष। और इंद्रिय प्रत्यक्ष में उन्होंने 5 ज्ञान, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, इनके द्वारा होने वाले ज्ञान को तो इंद्रिय प्रत्यक्ष के अंतर्गत लिया, और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष के अंतर्गत आत्म सापेक्ष ज्ञान को स्वीकार किया है, अर्थात अवधि मनोप्रयोग केवल ज्ञान। इन 2-3 ज्ञानों को नो इंद्रिय प्रत्यक्ष के अंतर्गत लिया। तो ये पहला जो डिवीजन है इंद्रिय प्रत्यक्ष नो इंद्रिय प्रत्यक्ष हमें नंदी सूत्र में ही प्राप्त होता है। उससे पहले किसी ने भी इंद्रिय प्रत्यक्ष और नो इंद्रिय की प्रत्यक्ष की चर्चा नहीं की। तो इसी इंद्रिय प्रत्यक्ष के आधार पर हम मति और शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान है उसको इंद्रिय प्रत्यक्ष के अंतर्गत लेते हैं, और जो अवधि मन प्रयोग केवल ज्ञान है वो आत्म सापेक्ष ज्ञान होने से नो इंद्रिय प्रत्यक्ष के अंतर्गत लिया गया है। और जिन भद्रगनी समाश्रमण ने विशेषावश्यक भाष्य में 2 प्रकार के प्रत्यक्ष की चर्चा की है, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत उन्होंने मति और शुद्ध ज्ञान को लिया, और जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है उसके अंतर्गत उन्होंने अवधि और मन ज्ञान, केवल ज्ञान को लिया। अब 5 ज्ञान की चर्चा मिलती है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, मति शुद्ध इनडायरेक्ट नॉलेज है, और केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान ये डायरेक्ट नॉलेज है। अब ज्ञान के जो 5 प्रकार है इसकी एक जनरल डेफिनेशन दे देती हूँ। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय मनोनिबंधन मति ही, इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है। यह परोक्ष ज्ञान पौद्गलिक इंद्रिय और पौद्गलिक मन के माध्यम से होता है, इसलिए इसको मति ज्ञान कहते हैं। और नंदी सूत्र में मति ज्ञान के लिए ही एक दूसरे मति ज्ञान की जगह आभिनिबोध्य ज्ञानानम, आभिनिबोधिक ज्ञान की चर्चा प्राप्त होती है, जो उसका यूनिक मतलब डेफिनेशन है कि मति ज्ञान कहो या आभिनिबोधिक ज्ञान कहो, लेकिन आभिनिबोधिक ज्ञान मति ज्ञान से व्यापक अर्थ संजोए हुए हैं। तो हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। शुद्ध ज्ञान जो परोक्ष ज्ञान है और शब्द संकेत के माध्यम से होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ये दोनों क्या है? इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान है। और अवधि माने पर केवल ज्ञान आत्म सापेक्ष ज्ञान है। ये इंद्रिय और मन का सहारा लिए बिना ही पौद्गलिक पदार्थों को जान लेता है, रूपी द्रव्यों को जान लेता है। मन प्रयोग ज्ञान समनस्क प्राणी की मानसिक आकृतियों को जानता है। मेंटल जो थिंकिंग होती है वो जिन मनोवर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता है संगी जीव, उन मनोवर्गना के पुद्गलों को देखकर, हाँ, उनको जानकर उनके मानसिक विचारों को जान लेता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं मन प्रयोग ज्ञान, माइंड रीडिंग नॉलेज। किंतु मानसिक विचारों का साक्षात्कार नहीं करता है, अनुमान से जानता है, अर्थात इनडायरेक्टली जान रहा है कि वो जिन मनोवर्गना के पुद्गलों को उसने मनोप्रयोग ज्ञानी ने ग्रहण किया है उसको ग्रहण करके वो जान जाता है कि मनोप्रयोग उस वक्त क्या सोच रहा है। केवल ज्ञान के अंदर यह ज्ञान ज्ञानावनी कर्म के संपूर्ण क्षय से प्राप्त होता है, जो सभी द्रव्य क्षेत्र, सभी द्रव्य और सभी पर्यायों का साक्षात ज्ञान होता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से ज्ञान का जो पहला प्रकार है मति ज्ञान, ठीक है ना। मति ज्ञान को परिभाषित करते हुए आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर संस्कृत भाषा में लिखा है, इंद्रिय मनोनिबंधनम मति, अर्थात नॉलेज गेन विद सेंसेस एंड माइंड इज परसेप्चुअल नॉलेज।
परसेप्चुअल नॉलेज किसे कहते हैं? जो इंद्रियों और मन के द्वारा होता है। अब जो मति ज्ञान है, इसके दो भेद है, शुद्ध निश्चित मति ज्ञान, अशुद्ध निश्चित मति ज्ञान। अब ये जो मति ज्ञान है, उसी का एक नाम दिया है आभिनिबोधिक ज्ञान ज्ञान ज्ञान। इंद्रियों और मन के माध्यम से होने वाला जो ज्ञान है, जो वर्तमानिक ज्ञान है, वह मति ज्ञान है या आभिनिबोधिक ज्ञान है। यहाँ पे अभि उपसर्ग का अर्थ अभिमुख, नि उपसर्ग का अर्थ नियत। अभिनिबोध वह अवबोध है जो अर्थ के अभिमुख तथा निर्णायक होता है। यदि कोई बोध अर्थाभिमुख तो है, किंतु उसमें निर्णायकता नहीं है, तो वह प्रमाण नहीं होता है। जैसे संशय, अनध्याय, विपर्य। कोई ज्ञान निर्णयात्मक तो होता है, पर अर्थावलंबी नहीं होता। जैसे तिमिर रोग से द्विचंद्र ज्ञान। यहाँ पे कहने का मतलब है, अभिनिबोध का अर्थ है जो ज्ञान निर्णय की ओर ले जाए, निर्णय के अर्थ के निर्णय की ओर। अर्थ में यहाँ पे पदार्थ, किसी भी पदार्थ के ज्ञान की निर्णीत ज्ञान तक जो ले जाए, उसे आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। क्योंकि जहां निर्णायकता नहीं होती है, वह ज्ञान प्रमाण नहीं माना जाता है। क्योंकि निर्णायकता के अभाव में संशय, अनध्यवसाय, विपर्य आदि का आदि चीजें रहती है, जो हमें यथार्थ बोध नहीं होने देती है। तो कोई भी ज्ञान जो निर्णयात्मक तो होता है, पर अर्थावलंबी नहीं होता है, तो वह ज्ञान भी प्रमाण नहीं माना जाता है। अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है या कोई रोग है आंख का, और वह दो चंद्र एक साथ देखे, या कोई भी पीली वस्तुएं, सभी वस्तुएं उसको पीली दिखे, तो ये सब क्या है? वहां पर जो ज्ञान है वह निर्णयात्मक नहीं हो रहा है, क्योंकि वह अर्थ पर अवलंबित नहीं है। जो ज्ञाता है, जो देख रहा है, उसके आंख में ही कमी है, खोट है, तो वह सही नहीं देख पा रहा है। तो वहां पर यथार्थ बोध नहीं रहा है, यथार्थ निर्णय नहीं हो रहा है ज्ञान का, तो उसे ज्ञान नहीं माना जा रहा है। इंद्रिय और मन के द्वारा जो नियत विषय का जो ज्ञान हो रहा है, वह मति ज्ञान है। अब मति ज्ञान के दो भेद है, शुद्ध निश्चित और अशुद्ध निश्चित। शुद्ध निश्चित मति ज्ञान के चार भेद है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, मति ज्ञान कहो या एम्पेरिकल नॉलेज रहो, या सामान्य ज्ञान की जो प्रोसेस है, अगर हमने जानना है कि भाई ज्ञान को अक्वायर करने का प्रोसेस क्या है, तो जैन दर्शन में बहुत सुंदर सिस्टमेटिक शेप दिया है। पहले अवग्रह होगा, फिर यहा होगी, फिर अवाय होगा, फिर धारणा होगा, फिर हमें नॉलेज का एक्चुअल, किसी भी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट नॉलेज होगा। तो यहाँ पे शुद्ध निश्चित की जो चार भेद है, अवग्रह, यह, अवाय, धारणा। अवग्रह में बस कुछ है, इसकी प्रतीति होती है। यहाँ में यह होना चाहिए, इस आकार का ज्ञान है। संभवतः यह शंख की ध्वनि होनी चाहिए, या यह वीणा की ध्वनि होनी चाहिए। अवाय में ईहित अर्थ के विषय में जो विशेष बोध होता है, वो वहां के अवाय है। तो यहाँ पे निर्णय हो जाता है भाई, ये वस्तु, यह जो आवाज है, शंख की ही है। अब धारणा में निर्णीत विषय की स्थिरता। अब धारणा जब भी इस प्रकार की मधुर ध्वनि आएगी, तो वो शंख की ध्वनि है, ऐसा जो बोध हो जाता है, उसे हम धारणा प्रधान ज्ञान कहते हैं। अब अवग्रह जो फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉलेज है, वह अवग्रह है, जनरल नॉलेज, ठीक है ना, विषयों को ग्रहण कर इंद्रिय और विषय का संबंध होना। यहाँ पे अवग्रह का अर्थ है इंद्रियां और जो विषय मीन्स पदार्थ, जो भी वस्तु है, सब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, उनको, उसका जो संबंध होना, वो अवग्रह है। प्रथम क्षण में मात्र उसकी सत्ता का बोध होता है, कुछ है, ठीक है ना। ये जो जनरल नॉलेज, हम बच्चा होता है, वो कोई किसी उसका वह ब्लैंक होता है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं होता है, हर चीज उसके लिए नहीं होती है। जब भी कोई वस्तु देखता है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है ना, जब उसको बताइए हाँ ये कुछ है, कुछ तो यहाँ पे है, लेकिन क्या है वो कुछ भी उसको नॉलेज नहीं रहता है। तो ये जो जनरल इंद्रिय और विषय का संबंध होने के बाद जो जनरल एक अवबोध होता है, कॉग्निशन होता है, वह है अवग्रह। यहाँ पे अवग्रह के दो भेद है, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। तो व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह को समझाने के लिए यहाँ पे नंदी सूत्र में दो एग्जाम्पल दिए हैं, तो हम उसकी चर्चा करेंगे, प्रतिबोधक दृष्टांत और मल्लक दृष्टांत। तो यहाँ पे व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं? पहले जिसका अव्यक्त ग्रहण होता है, उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। यहाँ पे एक वो मल्लक का दृष्टांत दिया है, जैसे अभी अभी कोई घड़ा बनाया और उस पर पानी की बूंदे डालता है, तो वो उस पर कुछ असर नहीं करेगा,
जैसे जैसे वह धीरे धीरे, क्योंकि गरम गरम घड़ा, जो मिट्टी का घड़ा है वह आवे से निकाला गया है, ठीक है ना, वह धीरे धीरे करके पानी उस पर डालते हुए सोखता जाएगा। जब पूर्ण रूप से वह सोख जाएगा, तब ये बूंदे इकट्ठा होने लगेगी घड़े में। वास्तव में अवग्रह ही इंद्रियों का कारण है। अर्थात यहाँ अवाय धारणा, ये मन के अभाव में नहीं हो सकते हैं। अवग्रह तो इंद्रियों के कारण हो रहा है। आगे जो ज्ञान की प्रोसेस है, यह अवाय धारणा, उसमें मन का इंपॉर्टेंट रोल है। धारणा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान, ये सब भी क्या आगम, ये भी मन से होते हैं। अब यहाँ पे अवग्रह किसे कहते हैं? After sense object contact and general impression of existence, there is inclination to know the particular characteristics of that object. The first step of inclination is known as sensation. There is no idea of class, property or attribute of object. यहाँ पे अवग्रह का जस्ट जनरल कुछ है, इस प्रकार को जो एक जनरल नॉलेज होता है वो अवग्रह है। अवग्रह के व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह को थोड़ा डिटेल से समझाने चाहती हूँ, ताकि आगे का जो ज्ञान का प्रोसेस है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। उपकरण इंद्रियों द्वारा, अर्थात जो पांच इंद्रियां हैं, शब्द आदि में परिणत पुद्गलों का ग्रहण, अव्यक्त ज्ञान व्यंजनावग्रह कहलाता है। आप बता नहीं सकते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो अव्यक्त ज्ञान जो फर्स्ट फर्स्ट मतलब इमेज बनती है आपकी किसी भी वस्तु को देखने के बाद, वो जो अव्यक्त नॉलेज होता है, वो है व्यंजनावग्रह। जैन दर्शन के अनुसार छद्मस का कोई भी बोध एक समय नहीं होता, एक सामयिक, अर्थात एक समय से अधिक वाला नहीं होता है। सामान्यतः अतीन्द्र ज्ञानी भी एक सामयिक की घटना को नहीं जान सकता है। भगवान महावीर का प्रसंग आता है, जब भगवान महावीर का च्यवन होने वाला था, तब उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया था, होने के बाद भी जान लिया कि हो रहा था। तब वे नहीं जान पाए, क्योंकि जब हो रहा था तब वो जान नहीं पाए, क्योंकि अवधि ज्ञान एक क्षणवर्ती घटना का साक्षात नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो अवग्रह है वह एक सामयिक होता है, लेकिन जो यहाँ अवाय है वह अंतर्मुहूर्तिक होता है। और जो धारणा है वह संख्य असंख्य काल तक होती है। तो व्यंजनावग्रह केवल प्राप्तकारी इंद्रियों का ही होता है, चक्षुर मन का व्यंजनावग्रह नहीं होता है। तो इसको हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। यहाँ पे व्यंजन अवग्रह का अर्थ है शब्द, इंद्रिय और अर्थ का जो संबंध है, वो तो व्यंजनावग्रह हो गया। संबंध के बाद कुछ है, इस प्रकार का जो एक माइन्यूट नॉलेज होता है, जो बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज होता है, वो है अर्थावग्रह। अर्थावग्रह का कालमान एक समय है, लेकिन अर्थावग्रह कोई स्वतंत्र ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रतिपोध की श्रृंखला की एक कड़ी है। इंद्रिय बोध की प्रथम कड़ी है व्यंजनावग्रह। इसमें इंद्रिय और विषय का संबंध स्थापित होता है, कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंसेस, ठीक है ना। ये है व्यंजनावग्रह। व्यंजनावग्रह के पश्चात एक समय का अर्थावग्रह। उसमें भी हम एक व्यंजनावग्रह में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी का एक समय के कालमान में जाति, द्रव्य, गुण आप फिर भी अभी भी मेंशन नहीं कर सकते हैं कि ये घड़ी है, टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है ना, कंप्यूटर है, कुछ भी नहीं बोल सकते हो। वहां पर किसी प्रकार का अवबोध नहीं होता है। इस प्रकार अंतर मुहूर्त के व्यंजनावग्रह के पश्चात एक क्षण का अर्थावग्रह माना गया है। अब व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह को तो हम समझ चुके हैं। इसको नंदी सूत्र में एक प्रतिबोधक दृष्टांत और मल्लक दृष्टांत, इन दो दृष्टांतों से समझाया गया है। कोई एक सुप्त पुरुष है, उसको दूसरा व्यक्ति उसको जगाता है, तो वह गहरी नींद में होता है, तो वह शब्द के पुद्गल उसके कान से टकराते हैं, प्रथम समय में, द्वितीय समय में, तृतीय समय में, वह शब्द उसके कान में जाते हैं, लेकिन वह उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ठीक है ना। बहुत असंख्य काल तक जब शब्द के पुद्गल उसके कान में टकराते हैं, तब वो करता है। तो वो है अर्थावग्रह, वो है अवग्रह कि कुछ है। हाँ, किसी ने आवाज दी, अब किसने आवाज दी है, माँ ने आवाज दी है या पिताजी ने आवाज दी, ये कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। बस कोई आवाज आई है, बस इतना जो करके जो नॉलेज होता है वह अवग्रह है। फिर एक मल्लक दृष्टांत का एक सिकोरा है, नया सिकोरा, उसमें पानी की एक बूंद डालेंगे तो तुरंत सोख लेती है। इसी प्रकार अनेक बूंदे डालते डालते जब वो जो मतलब सिकोरा है एकदम गीला हो जाता है, तो यहाँ पे एक साथ कोई भी ज्ञान नहीं होता है। अवग्रह में भी पहले व्यंजनावग्रह होता है, फिर अर्थावग्रह होता है। तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रोसीजर होता है।
तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे जो मति ज्ञान है या अभिनिबोधिक ज्ञान है, उसके दो भेद है, श्रुत निश्चित, अश्रुत निश्चित। श्रुत निश्चित के अवग्रह यह अवाय धारणा, इसकी हम अवग्रह की चर्चा कर चुके हैं। अवग्रह के बाद व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह की भी चर्चा कर चुके हैं। अब ये जो व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह है, उनका पांच इंद्रिय और मन के साथ मल्टीप्लाई करने पर मति ज्ञान के 28 भेद होते हैं, जो इस चार्ट में बताए गए हैं। कि जब पांच छह मतलब मन, पांच इंद्रिय और मन इंटू ईहा अवाय धारणा, ठीक है ना, व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह ईहा अवाय धारणा, 6 × 5 13। और इसमें दो चीज का, शब्द और चक्षु, इन दो जो अप्राप्यकारी इंद्रिय है, उनका व्यंजनावग्रह नहीं होता है, ठीक है ना। मन और चक्षु का व्यंजनावग्रह नहीं होता है, इसलिए 28 भेद, 28 भेद हुए उनको मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, अवाय के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, धारणा के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, सारे ही ये मति ज्ञान के अंतर्गत, शुद्ध निश्चित मति ज्ञान के अंतर्गत ही आएगा। जैसे मैंने शब्द के बारे में चर्चा की कि भाई ये वीणा का शब्द या शंख का शब्द है, उसी प्रकार रूप गंध रस और स्पर्श का जब सन्निकर्ष होता है, जब ज्ञाता उन शब्द का, रूप का, गंध का, रस का, स्पर्श का अवबोध करता है, उसका भी एक प्रोसीजर होता है, उस नॉलेज का भी, अवग्रह यह अवाय धारणा। हमें ये सब सारा इतना कम टाइम में होता हुआ प्रतीत होता है कि अभी हमने देखा और हमें नॉलेज हो गया, लेकिन ये सारे प्रोसीजर, ये जो सिस्टमेटिकली वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, अवग्रह होता है, ईहा होती है, अवाय होता है, फिर धारणा होती है, फिर हमें नॉलेज होता है कि हाँ इट इज, दिस इज टेबल, दिस इज चेयर, ओके। तो ये जो मति ज्ञान है, वह स्टेप बाय स्टेप होता है, 4 स्टेप से। और जो अश्रुत निश्चित मति ज्ञान है, वो 4 प्रकार का है। एक इसको कह सकते हैं, एक इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट की जो बात आई है, वह इस भेद में आ जाती है। औत्पत्ति की बुद्धि, वैनयिकी बुद्धि, कर्मजा बुद्धि और पारिणामिक की बुद्धि, इसकी चर्चा हम डिटेल से करेंगे। 28 भेद की हम चर्चा कर चुके हैं। अवग्रह यह अवाय धारणा, अवग्रह में व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह प्लस ईहा अवाय और धारणा, 6 × 5 30। और चक्षु और मन का व्यंजनावग्रह नहीं होता है, इसलिए 28 भेद है ये। अब ईहा और अवाय, अब ना शब्द, उसको कुछ जैसे मल्लक दृष्टांत और प्रतिबोधक दृष्टांत में हमने देखा, गहरे नींद में सोया हुआ है, जब उसको शब्द का बोध, वहां कुछ आवाज आई है, आवाज आने के बाद किसकी आवाज है, अमुकेन भाव्यम इति यहाँ, यहाँ ये किसकी आवाज है, या शंख की होनी चाहिए, वीणा की तो ये नहीं है, या ये मम्मी की आवाज होनी चाहिए, पापा की नहीं है। इस प्रकार जो एक डेसिसिव नॉलेज होता है, ठीक है ना, एक निर्णयात्मक ज्ञान तक पहुंचते हैं अवग्रह से यहाँ की ओर। स्पेकुलेशन कंसिस्ट इन द एक्सपीरियंस, दिस मस्ट बी दैट, यह शंख की ही ध्वनि होनी चाहिए, यह माता की ही ध्वनि होनी चाहिए, वही मुझे बुला रहे हैं, इस प्रकार का एक होना चाहिए। अभी भी एकदम कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अवग्रह से विशिष्ट ज्ञान है। अवाय में क्या है, अमुकेव इति अवाय है। अब यह है आवाज, शंख के ध्वनि क्या है, शंख की ही है। परसेप्चुअल जजमेंट इज द स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अवाय का मतलब परसेप्चुअल जजमेंट, इसमें दिस इज दैट एग्जैक्ट नॉलेज होगा भी, ये शंख की आवाज है, ठीक है ना, यह आम की ही गंध है, ठीक है ना, ये जो भी रसास्वाद है, ये जो भी हम कर रहे हैं, स्पर्श, ये इस प्रतिसंवेदन कर रहे हैं, ये हाँ कि स्निग्ध स्पर्श है, रुक्ष स्पर्श है, ये जो जितना भी नॉलेज हो रहा है, वह निर्णयात्मक स्टेट पे पहुंचता है, तब अवाय की स्टेट आती है। तो ईहा और अवाय के बीच में भी एक गैप है। ईहा किसे कहते हैं, एक इच्छा, जानने की इच्छा, भाई शब्द तो कान में पड़ गया, अब ये किसकी है आवाज, किसके शब्द है, ये जो जानने की चेष्टा है, वह ईहा है। ईहा संशय नहीं है, संशय के पश्चात ईहा होती है। पहले तो संशय था कि भाई ये शंख की ध्वनि है या वीणा की ध्वनि है। ईहा में क्या संशय नहीं रहता है, उस संशय, एक जानने की चेष्टा रहती है, भाई ये शंख होना चाहिए, और शंख के जो क्वालिटी है या वीणा की जो क्वालिटी है मधुरता की, वो समझ के फिर वो डिसीजन लेता है, भाई हाँ ये शंख की होनी चाहिए। अब यहाँ का अर्थ क्या है, विषय में निर्णयात्मक ज्ञान तक पहुंचने से पूर्व है,
उसके स्वरूप निर्धारण में उत्पन्न संदेहों का निराकरण करना। अब वो एक दो में से एक का तो चुनाव कर दिया ना उसने, यह शंक का होना चाहिए। ये जो दो में से एक का चुनाव हुआ, वह भी एक डिसिसिव नॉलेज है, वह भी एक ज्ञान की प्रोसेस है, प्रोसीजर है। इसमें ज्ञाता हेतु युक्ति आदि के द्वारा वस्तु के विविध धर्मों में विवेक करता है तथा सद्भूत असद्भूत अर्थात एक्सिस्टेंशियल नॉन एक्सिस्टेंशियल जितने भी धर्म है उनका उपादान को जानने का प्रयास करता है। यहाँ पे यहाँ का काल अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्टता 48 मिनट से एक समय कम बताया गया, या असंख्य समय भी कह सकते हैं। यहाँ को होने के लिए एक समय मतलब 48 मिनट से एक समय कम में भी हो सकता है। अब यहाँ में ज्ञान की प्रक्रिया क्या है इसको बताया गया। जैसे कोई गहरी नींद में सोया हुआ है, अचानक कोई आवाज से जगा देता है, जागृति के साथ ही उसे अनुभव हो जाता है उसके कान में कुछ ध्वनि पुद्गलों का प्रवेश हुआ है, पर वह यह नहीं जान पाता कि वह क्या है। शब्द होना चाहिए, इस ज्ञान के लिए उसे एक जिज्ञासा मतलब प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार कुछ है तो शब्द होना चाहिए, तब की जो ज्ञान प्रक्रिया है वह इहा कहलाती है। समय की सूक्ष्मता के कारण हमें यहाँ का स्पष्ट अनुभव न हो, परंतु पदार्थ ज्ञान के इस क्रम को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। मतलब हमको समय की सूक्ष्मता के कारण ये मालूम नहीं पड़ता है कि हम अवग्रह किया, पहले यह किया, फिर हम अवाय तक पहुंचे, यह हमें नॉलेज नहीं होता है, लेकिन सारा ज्ञान प्रोसीजर से होता है। अब यहाँ में जो प्राप्त ज्ञान है वह प्रमाण है या नहीं। तो आचार्य सिद्ध सेन क्या कहते हैं कि जो अवग्रह है, अवग्रह की भांति यह भी क्या है, अनिश्चयात्मक ज्ञान है। उसमें अभी तक डिसाइड नहीं हुआ एग्जैक्टली कि भाई यह ध्वनि शंख की ही है, इसलिए आचार्य सिद्ध सेन ने उसे अप्रमाण माना है। यहाँ से प्राप्त जो ज्ञान है वह अप्रमाण है। आचार्य हेमचंद्र ने यहाँ को प्रमाण माना है, क्योंकि उन्होंने आंशिक रूप से इसमें भी निर्णय होता ही है, क्योंकि शंख और वीणा दो शब्द की जो ध्वनि में डायलमा था अवग्रह के समय, यहाँ में एक डायलमा हट गई, तो यहाँ शंख की होनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टनेस उसमें सर्टेनिटी नहीं आई है। महाप्रज्ञ जी ने भी यहाँ को प्रमाण ज्ञान प्रमाण के अंतर्गत लिया है। जल की प्रथम बूंद यदि सिकोरे को गीला नहीं करती हो तो अंतिम बूंद भी गीला नहीं कर सकती। अतः अवग्रह के प्रथम क्षण में यदि निर्णय नहीं होता तो अवाय का अंतिम क्षण भी निर्णयात्मक नहीं हो सकता। स्थूल भाषा में निर्णय अवाय में निर्णय होता है, किंतु सूक्ष्म भाषा का प्रयोग करे तो अवग्रह यहाँ भी अपने अपने ज्ञेय पदार्थों की निर्णायक है। यहाँ का कालमान अंतर्मुहूर्त है। अब यहाँ पे यहाँ से जो प्राप्त ज्ञान है वह प्रमाण है आचार्य हेमचंद्र और आचार्य महाप्रज्ञ जी के अनुसार। अब संशय और यहाँ में अंतर है, क्योंकि ना संशय में तो अनेक अर्थों के आलम्बन से आंदोलित चित्त वृत्ति है, मतलब मुझे डाउट है कि क्या है, मैं कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। संशय असत असत किसी भी पदार्थ का निषेध कर पाने में अक्षम है, मतलब मैं कुछ भी सही गलत का मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि भाई ये रज्जू है या रस्सी है या सांप है। अंधेरे में कुछ लटक रहा है ऊपर से, तो हमको लगता है भाई ये दिख नहीं रहा है बराबर, अंधकार रहता है थोड़ा, तो एक डाउट हो जाता है भाई ये रस्सी है या, वो आके संशय है, वहां पे डिसीजन नहीं है आपका। संशय में अर्थ ज्ञान नहीं होता है अथवा प्रमाण है, क्योंकि वहां पे वो जो जिसको आप सांप समझ रहे हैं वो है ही नहीं वहां पे। इसलिए जो संशय से जो प्राप्त ज्ञान है वह अप्रमाण है, लेकिन यहाँ से प्राप्त जो ज्ञान है वह संशय नहीं है, लेकिन निर्णयात्मक ज्ञान है। यहाँ पदार्थ बल से उत्पन्न होने के कारण अमूढ़ चेतना है। यहाँ तब होती है जब पदार्थ का ऑब्जेक्ट और इंद्रिय और ऑब्जेक्ट का संयोग होता है, तब यहाँ होती है, उसके बाद यहाँ की प्रोसीजर होती है, अवग्रह के बाद यहाँ की प्रोसीजर होती है। शब्द और इंद्रिय का जब अर्थ और इंद्रिय दोनों का जब संयोग होता है व्यंजनावग्रह के बाद, अर्थावग्रह का कुछ है, उसके बाद ईहा का रोल आता है। इसमें सद्भूत पदार्थ का ही ज्ञान होता है, और यह अवाय का कारण अंश रूप प्रत्यक्ष है, मति ज्ञान का अंश अतः प्रमाण है ना। अवाय का ज्ञान विहित विषय पर ही आलोचनात्मक ज्ञान होता है, इसलिए वह अवाय का अवाय जो निर्णयात्मक ज्ञान है उसकी नींव है, उसकी आधारशिला है, उसका उपादान कारण होने से अवाय को जब निर्णयात्मक ज्ञान और प्रमाण माना जाता है तो यहाँ को भी प्रमाण के अंतर्गत लिया गया है। जो अवाय है, अवाय किसे अमुक एवत्यवाय, अमुक ही होना चाहिए। अब यहाँ से जो प्राप्त ज्ञान है उसके द्वारा ईहित विशेष निर्णय अवाय है। ईहित विषय का विशेष जो निर्णय हो जाता है वही अवाय है। अवाय अनिश्चयात्मक अवबोध है।
अवाय में जान भाई यह शंख की ही ध्वनि है। इस प्रकार सटन, यह आम का ही, आम की ही गंध है। हम्म। अवाय की अवस्था का संबंध मुख्यतः मन से है। इंद्रियों के अवाय का कथन केवल श्रोत की अपेक्षा से है। अवाय ईहित अर्थ का ही संभव है। यहाँ जिस विषय की हुई है उसी की ही हम अवाय अर्थात निर्णयात्मक ज्ञान तक पहुंचते हैं। हमने शब्द के बारे में संशय किया कि भाई, सॉरी, अवाय पर धर्मों को नेग्लेक्ट करता है और स्वगत धर्मों का निश्चय। जैसे मधुरत्व गुण के आधार पर ध्वनि विकल्प का यह निर्धारण कि यह कोयल की ही ध्वनि है या वीणा की ही ध्वनि है, शंख की ही ध्वनि, ये जो निर्णयात्मक ज्ञान है, निश्चयात्मक ज्ञान है, वह अवाय है। अब नेक्स्ट है धारणा। तस्यावस्थितिर धारणा। धारणा, जो आपने अवग्रह या अवाय के द्वारा किसी वस्तु को जाना, समझा, उसका अनुभव किया, उसी की धारणा कर लेना, स्मृति पटल में उसको निर्णीत कर ले, टेंशन कर देना, वो है धारणा। इसमें वस्तुतः कोई नया ज्ञान नहीं होता है, बल्कि ज्ञात या निर्णीत अंश का अवधारण किया जाता है, उसको जमाया जाता है ज्ञान को। जैसे बोलते हैं ना, धारणा जिसकी अच्छी होती है उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है। सामान्यतः वर्तमान कालीन जिन मनुष्यों एवं तिर्यंचों की आयु संख्यात काल की होती है, उनकी धारणा भी संख्यात कालिक होती है। देवता, नारकी और जिन मनुष्य एवं तिर्यंचों की जो आयु है वह भी असंख्यात काल की होती है। ऐसे असंख्यात वर्षायुष्क प्राणियों की धारणा भी असंख्यात काल की हो सकती है। तो जाति स्मृति का जो उपादान कारण है वह धारणा ही है, ऐसा माना जाता है। तो धारणा का मतलब क्या है? हम किसी भी वस्तु के बारे में नॉलेज कर लिया, अब मन में सेट होगा भाई ये ऐसी जो चीज होती है वो कंप्यूटर होती है, ऐसा जो छाता होता है, ऐसी जो चीज जो छतरी की तरह वह अम्ब्रेला है। इस प्रकार जो धारणात्मक ज्ञान हो जाता है किसी भी वस्तु के बारे में, एग्जैक्ट धारणा, अमुक व्यक्ति का घर यहीं पे है, 5-6 बार आप अमुक घर में चले गए किसी के घर पे, तो आपको एक एग्जैक्ट हो जाए भाई ये इसका ही घर है। तो ये सब धारणा है, धारणात्मक ज्ञान है। अब हम अश्रुतनिष्ठ मति ज्ञान के बारे में, अब हमने जाना अवग्रह या अवाय और धारणा, ये 4 प्रोसेस होते हैं, तब हमें कोई भी वस्तु का जनरल और स्पेशल नॉलेज होता है। किसी भी वस्तु का ज्ञान, अवबोध, हम इन अवग्रह या अवाय धारणा, इन 4 स्टेप से ही परसेप्चुअल नॉलेज कर सकते हैं, सेंसुअल नॉलेज कर सकते हैं, सेंसुअल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब अशुद्ध निश्चित मति ज्ञान किसे कहते हैं? जिस मति ज्ञान का शुद्ध ज्ञान से कोई संबंध नहीं हो, ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं हो, उसे अशुद्ध निश्चित मति ज्ञान कहते हैं। सीखा हुआ शुद्ध ज्ञान काम में न आता हो, इस अशुद्ध निश्चित मति ज्ञान में कोई भी जो सीखा हुआ ज्ञान है वो यूज नहीं होता है। जिसमें पहले सीखे हुए ज्ञान का प्रभाव न हो, उसका प्रभाव भी नहीं होता है। शुद्ध संस्कार के बिना सहज मति अशुनिश्चित मति ज्ञान है। मतलब पहले के जो प्राप्त संस्कार है, पूर्व जन्म के, कोई शुद्ध का अध्ययन किया, वो भी यहाँ पे काम नहीं करता है। शास्त्रों के बिना तथाविध श्रेयोपशम से वस्तु को देखकर ज्ञान होना अशुद्ध निश्चित मति ज्ञान कहलाता है। अर्थात जिस वस्तु के बारे में जाना, सुना, देखा नहीं, और उस घटना, वस्तु या स्थिति के बारे में तुरंत उसका बोध कर लेना, उसका अमुक समस्या का समाधान कर देना, ये सब अश्रुत निश्चित मति ज्ञान के प्रकार है। अब अश्रुत मति ज्ञान के 4 प्रकार है। नंदी सूत्र में 4 प्रकार की चर्चा आती है: औत्पत्ति की बुद्धि, वैनयिक की बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि और परिणामी की बुद्धि। अब इसको हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि भाई औत्पत्ति की बुद्धि किसे कहते हैं? किसी प्रसंग पर कार्य सिद्ध करने में एकाएक प्रकट होती है, जिसमें गुरु विनय, अपने काम का अनुभव, दूसरों के अनुभव, लंबे काल तक पूर्वों पर विचार, यह तीनों काम उपस्थित न हो, ये औत्पत्ति की बुद्धि है। लेकिन जो शयोपशम मात्र से तत्काल उत्पन्न हो, वह औत्पत्ति की बुद्धि है। मतलब कर्मों का ऐसा शयोपशम हुआ कि भाई जिस वस्तु के बारे में न सुना, न देखा, न जाना, उसको समझ लेना, जान लेना और अमुक समस्या का समाधान कर देना, ये औत्पत्ति की बुद्धि है। विधि पूर्वक शिक्षा से उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि है वो वैनयिक की बुद्धि है। कार्मिक की, कार्य अभ्यास करते करते जो बुद्धि प्रखर बनती है वो कार्मिक की बुद्धि है। वावस्था, एक्सपीरियंस के साथ जो नॉलेज बढ़ता है, संसार के में जो बातें हैं, जो भी नॉलेज एक्सपीरियंस से डेवलप होता है, उसे हम पारिणामिक बुद्धि कहते हैं।
इसी को शॉर्ट में औत्पत्ति की बुद्धि की, अदृष्ट सुतार्थ ग्राहिणी औत्पत्ति की, द इंस्टैंटेनियस कॉम्प्रहेंशन अप्रीहेंड्स टू अनसीन एंड अनहर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जिस विषय के बारे में सुना नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, उनका सहज ज्ञान हो जाना। जब हम नंदी सूत्र में देखते हैं कि औत्पत्ति की बुद्धि, वैनयी की बुद्धि, इन सब के दृष्टांत दिए गए कि औत्पत्ति की बुद्धि किसे कहते हैं। कहा जाता है जो तेरापन धर्म संघ के जो आद्य प्रवर्तक थे, वो औत्पत्ति की बुद्धि के धनी थे। एक बार आचार्य भिक्षु के पास एक व्यक्ति आया और पूछा कि भाई गाय के कितने पैर हैं। तो आचार्य भिक्षु ने उत्तर देने से पहले एक, दो, तीन, चार, फिर बोला हाँ गाय के चार पैर है। वो आदमी बोला आप तो इतने विद्वान हैं और आप गाय के चार पैर को भी गिन के बता रहे हैं। तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि अगला प्रश्न तुम्हारा यही होगा, कण खजूरे के कितने पैर होते हैं। और अगर उस समय में गिनता 1 2 3 4, तो आप बोलते भाई पहले की तरह आप तुरंत बतलाते तो हम आपको विद्वान मानते। तो ये जो वो नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछने वाला है, उसके आधार पर पहले प्रश्न का जो उत्तर देना, वो औत्पत्ति की बुद्धि का परिणाम है। मतलब अपने आप उनको बोध हो गया कि भाई मुझे इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहिए। तो ऐसे 41 घटनाओं की चर्चा नंदी सूत्र में आती है। और एक बहुत सुंदर मतलब, घटनाएं इतनी अच्छी है औत्पत्ति की बुद्धि की। अकबर और बीरबल की जो बीरबल में भी औत्पत्ति की बुद्धि थी। तो तेनालीराम की घटनाएं आती है, कथाएं आती हैं, और भी औत्पत्ति की बुद्धि का ही उदाहरण है। तो हम अगर नंदी सूत्र को, अगर आपको औत्पत्ति की बुद्धि के और भी उदाहरण जानने हैं, तो नंदी सूत्र में 41 स्टोरीज है औत्पत्ति की बुद्धि के। वहां पे एक स्टोरी आती है, बहुत मतलब बहुत ही सुंदर है। वहां पे एक राजा होता है, राजा का एक, उसका एक हाथी बहुत ही प्रिय होता है। वह उसके महावत जो उसकी रक्षा करता, देखभाल करता है, उसको बोलता है मुझे कभी भी इस हाथी के बारे मरने की समाचार मुझे मत सुनाना। रोज उसके हालचाल पूछते रहता था कि भाई आज हाथी कैसा है, हाथी कैसा है। लेकिन आप सभी जानते हैं उम्र पूर्ण होती है, आयुष्य पूर्ण होता है, तो जीव की मृत्यु हो जाती है। तो वो महावत जब उसको मालूम पड़ा कि हाथी की मृत्यु हो गई है, और हाथी की मृत्यु की खबर मैं राजा को कैसे दूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो कुशल क्षेम की ही इसकी मुझे सूचना देनी है। वो मर गया जिस दिन तुम सुनाओ उस दिन तुम्हारी मौत है। और वो एकदम चिंता में पड़ गया, मैं ये सूचना कैसे दूं राजा को। तो वहां पर ही आसपास एक लड़का घूम रहा था, जिसका नाम था रोहक। उसने पूछा आप किस विषय को लेकर चिंतित है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई इस प्रकार की बात है, राजा के पास में जाके कैसे बताऊं कि तुम्हारा आपका जो हाथी था, आपका पसंदीदा हाथी, वह मर गया है। तो वह चिंता की बात ही नहीं, मैं जाता हूँ राजा के पास और मैं बता देता हूँ अपनी स्टाइल से। वह राजा के पास जाता है, राजन आपका जो हाथी है ना, वह आज बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा है। फिर बोला क्यों भाई, क्यों नहीं खा रहा, वो पानी भी नहीं पी रहा है। मैं अच्छा क्या बात हुई, और वह सांस भी नहीं ले रहा है। अच्छा क्या मर गया। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप बोल रहे हो। कहने का मतलब वह जो राजा था वह समझ गया कि भाई अमुक हाथी मर गया, उसका पसंदीदा हाथी। लेकिन उस लड़के ने औत्पत्ति की बुद्धि का प्रयोग किया और उसने इनडायरेक्टली बताया, और वह राजा समझ गया, और उस महावत का भी काम हो गया। इस प्रकार अनेक चर्चाएं आती है। जिस दिन कोई वार नहीं होगा उस दिन मैं मतलब अपने अपनी बाल कटवाऊंगा। ऐसे बहुत सारी ऐसे औत्पत्ति की घटनाएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं। और वैनयी की बुद्धि, विनय समुत्था बुद्धि वैनयी की, विनय से उत्पन्न जो बुद्धि है उसे वैनयी की बुद्धि कहते हैं। द विजडम दैट कम्स आउट ऑफ ह्यूमिलिटी इज नोन एज परसेप्चुअल कॉग्निशन इंडिपेंडेंट ऑफ वर्बल सिंबल्स। ठीक है ना, विनय से उत्पन्न, विद्या ददाति विनयम। ठीक है ना, जो विनय से उत्पन्न शिष्य गुरु से ज्ञान लेता है, अगर विनम्रता से वह पेश आता है, शालीनता से पेश आता है, तो विनय से उसके ज्ञान की ज्ञान बढ़ता है। और इस संदर्भ में भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। 14 मतलब लगभग 14 घटनाएं वैनयी की बुद्धि के संदर्भ में आती है नंदी सूत्र में। उसमें घटना के बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी। नेक्स्ट कार्मिकी बुद्धि, कर्म समुत्था बुद्धि कार्मिकी, द विजडम और इंटेलेक्ट दैट इज गेन्ड बाय डूइंग कर्मा इज नोन एज इंटेलिजेंस डेवलप्ड बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस।
कोई काम करते हैं बार बार अगेन एंड अगेन वही काम करेंगे, उसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाती है। उस एफिशिएंसी के आधार पर उस काम को आप जल्दी से कर लेते हैं। कोई भी लेडी है, वह पहली बार जब फलका बनाती है तो वह टेढ़ा मेढ़ा बनता है। वही जब बार बार उसको बना तो उसी में एक एफिशिएंसी आ जाए, फिर वो गोल बनाती है उस फलके को। तो कोई बच्चा है, आज हैंडराइटिंग लिख रहा है, एबीसीडी लिख रहा है, स्टार्टिंग में उसके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से, अभ्यास से, कर्मणा बुद्धि मतलब प्रैक्टिस से, अभ्यास से उसकी हैंडराइटिंग अच्छी बन जाती है। इसी प्रकार कोई फर्स्ट डे लेक्चरर लेक्चर देने के लिए जा रहा है क्लास में, तो उसका लेक्चर इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन वही वह 10-15 साल उसी क्लास में वो एक ही सब्जेक्ट पे लेक्चर दे रहा है, तो उसमें एफिशिएंसी आ जाती है। तो एफिशिएंसी, एक ही काम को बार बार अभ्यास के द्वारा करते जाने से जो एफिशिएंसी प्राप्त होती है, उसको कार्मिक की बुद्धि कहते हैं। इस संदर्भ में लगभग 12 घटनाएं प्राप्त होती है। दृष्टांत नंदी सूत्र में, पारनामी की बुद्धि, वयः परिणति परिणाम है। मतलब उम्र के साथ, अनुभव के साथ जो बुद्धि बढ़ती है, एक्सपीरियंस के साथ जो बुद्धि बढ़ती है, उसे पारिणामी की बुद्धि कहते हैं। द विजडम दैट इज गेन विथ मैच्योरिटी बाय एक्सपीरियंस इज नोन एज इंटेलेक्ट बॉर्न ऑफ मैच्योरिटी। उम्र के साथ साथ जो भी अनुभव होता है हमें, जो भी एक्सपीरियंस, अब जैसे जो भी विद्वान है, आज विनय जैन की बात हुई है, बहुत ही इंटरनेशनल रिनाउंड स्कॉलर थे, और जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अंडर में उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रेक्षा ध्यान का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया था। उसमें प्रेक्षा ध्यान की मतलब ये बड़ी स्कूल के बहुत सारे छात्रों को लेकर उन्होंने महाप्राण ध्वनि और मेडिटेशन का बहुत अच्छा एकदम कंपैरेटिव और प्रैक्टिकल उन्होंने प्रोजेक्ट लिया था, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने किया था। और लेशिया पर उन्होंने विशेष काम किया। और कोरोना के टाइम पे उन्होंने जो एक बनाई, वो भी बहुत फेमस हुई। इस प्रकार ऐसे जो विद्वान, आउटस्टैंडिंग विद्वान है, जिन्होंने जैन धर्म की, जैन शासन की, जैन विद्या की प्रचार प्रसार में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, उनके प्रति भी मैं एकदम अत्यंत श्रद्धा भाव से उनके प्रति श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करना चाहूंगी। और उनकी जो आत्मा जहाँ कहीं भी है, वो उत्तरोत्तर अध्यात्म के दिशा में बढ़ती जाए, उत्तरोत्तर उनका आरोहण होता रहे, यह मेरी भावना है। तो आज हमने जाना कि भाई पांच ज्ञान में जो पहला ज्ञान मति ज्ञान, और उसके दो भेद, शुद्ध निश्चित मति ज्ञान, अशुद्ध निश्चित मति ज्ञान, उसको जाना है। और मति ज्ञान की सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है। मध्य ज्ञान या अभिनिबोधिक ज्ञान कहो या शुद्ध ज्ञान, दोनों परोक्ष ज्ञान है। और परोक्ष ज्ञान के द्वारा क्या होता है, सूक्ष्म दूरस्थ और व्यवहित विषय को नहीं जाना जा सकता। एकदम सटल वस्तु है, दूर में है, मैं इस कमरे में बैठी हूँ, कमरे के बाहर क्या चीज है उसका मुझे नॉलेज नहीं हुआ, व्यवहित विषय। बीच में बाधा आ गई तो उसका नॉलेज हमें नहीं होगा। तो मति ज्ञान और इंद्रिय, इंद्रिय मति ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से जाना जाता है। अब मति ज्ञान का लिमिटेशन क्या है, मति ज्ञान सब द्रव्य को जानता है पर देखता नहीं है। क्षेत्र से मति ज्ञान सब क्षेत्रों में ज्ञान कर सकता है, लेकिन देखता नहीं है। काल से मति ज्ञान इंद्रिय और मन से सब कालों को जानता है। भाव से मति ज्ञान इंद्रिय और मन से सब भावों को जानता है। तो आज हमने चर्चा की मति ज्ञान के जो दो भेद हैं, शुद्ध निश्चित मति ज्ञान, अशुद्ध निश्चित मति ज्ञान, और उनके जो अवग्रह या अवाय धारणा, औत्पत्ति की बुद्धि, वैनयी की बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि और परिणामी की बुद्धि, इन चार जो सब डिविजन्स थे उसके बारे में चर्चा की। और ये जो मति ज्ञान है, वह प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त, ज्ञानार्जन की एक प्रक्रिया है। यह जैन दर्शन की एक मौलिक देन है कि ज्ञान भी कैसे सिस्टमेटिक होता है। ये हमने शुद्ध निश्चित मति ज्ञान के अंतर्गत जाना। और इंटेलेक्ट का जो हाईएस्ट डेवलपमेंट है, आज एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, कॉग्निटिव साइंस बहुत आगे तरक्की कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे जैन दर्शन में जो उत्पत्ति की, वैने की, कार्मिक की और पारिणामिक बुद्धि के संदर्भ में जो बातें आई है, किस प्रकार हम अपने बौद्धिक विकास कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा इसमें प्राप्त हुई है। और एक महिला भी इस पर रिसर्च कर रही है कि इंटेलेक्ट के जो प्रकार है उस पर चर्चा कर रही है, मतलब पीएचडी रिसर्च भी कर रही है, उत्पत्ति बुद्धि आदि इन पर।
तो ये मतलब ऑल नॉलेज इज नॉलेज टू एक्सपीरियंस, ये जो लॉक बर्कले ह्यूम की बात है। और ऑल नॉलेज इज नॉलेज टू इंटेलेक्ट, रेने डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज, इन दोनों की जो बात है, इन दोनों का संगम, इन दोनों का जो मतलब मिश्रित ज्ञान है, पांच इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान होता है, वही वास्तव में ज्ञान ज्ञान का स्रोत है। इसलिए केवल इंद्रियां, केवल बुद्धि से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त अर्थ पर आलोचनात्मक जो बुद्धि से हम आलोचना करते, रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर चिंतन मनन आलोड़न करते हैं, फिर हमें यथार्थ बोध होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति का जो स्रोत है, इंद्रिय और बुद्धि दोनों है। इसलिए हम इंद्रिय और मन के जो स्थान है ज्ञानार्जन में, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। जो एकांकी चिंतन है वेस्टर्न फिलोसॉफी में, तो अनुभववादी दार्शनिकों का जो चिंतन है कि अनुभव के द्वारा ही इंद्रियानुभव ज्ञान का स्रोत है, और जो बुद्धिवादी दार्शनिक है, बुद्धि ही ज्ञान का स्रोत है। उन दोनों का समन्वय करने वाला ये जो जैन दर्शन का जो मति ज्ञान है, इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, वही वास्तव में मति ज्ञान है, वही वास्तव में ज्ञान को अर्जन करने की प्रक्रिया है। इसी भावना के साथ ओम अरहम।